नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट में दोस्तों हम सब एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी सीरीज में आज आपकी एक तीसरी वीडियो है जिसको हम सब कवर करेंगे। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है दोस्तों साइंस, इसी को हम सब कवर कर रहे हैं। अगर हम सब साइंस की बात करें तो दोस्तों आपके जो सीटेट एग्जाम होता है पेपर 2 में 30 क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं। 30 क्वेश्चन जो साइंस से आते हैं, 20 क्वेश्चन इसमें आपके आते हैं जो कंटेंट होता है, और 10 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वह आते हैं आपके पेडागोजी से। अगर हम सब बात करते हैं एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी इतना महत्वपूर्ण क्यों है पहले आपको हम ये बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो सीटेट का एग्जाम होता है वह एक पूरे इसका आयोजन पूरे भारत में होता है। ऐसा तो है नहीं कि इसका आयोजन सिर्फ एक राज्य में होता है। अगर इसका आयोजन पूरे भारत में हो रहा है तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसी कोई बुक से नहीं पूछे जाएंगे जो सिर्फ एक राज्य में चलती हो। ऐसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पूरे भारत में चलती हो। तो दोस्तों इसलिए एनसीईआरटी आपकी वह बुक है जो कि पूरे भारत में चलती है। इसलिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसमें हम सब एकदम बुक को पहले सब एक एक पॉइंट को समझेंगे। एक पॉइंट उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा, मतलब हर चीज एकदम समझ लीजिए कि एनसीईआरटी का निचोड़ हम सब जानेंगे। जो चैप्टर हम सब पढ़ेंगे उसको कवर करने के बाद लास्ट में उसी चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हमको यह भी जानना जरूरी है कि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कोई चैप्टर हम पढ़ें और उसे क्वेश्चन ही ना पूछा जाए। तो दोस्तों हम सब सबसे पहले थ्योरी को कवर करेंगे, लास्ट में हम सब क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। यह चैनल आपके लिए सीटेट के पेपर 1 पेपर 2 के दोनों पेपर के लिए कंप्लीट वीडियो उपलब्ध करा रहा है। साथ में साथ सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें आप सबके लिए फ्री में उपलब्ध कराई जा रही हैं। 2011 से लेके अब तक जितने आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को सॉल्व कराया जा रहा है। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। थर्ड चैप्टर है दोस्तों तंतु से वस्त्र तक। आज हम सब दोस्तों जो वस्त्र पहनते हैं यह बनता कैसे है, इन छोटे छोटे रेशों से मिलकर हमारा यह वस्त्र को तैयार होता है, इसी के बाद करेंगे। आपका थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का यही है। जो आपकी एनसीईआरटी दिया गया है दोस्तों ये कहानी की तरह दिया रहता है। इसमें आपको पहले किसी चीज के बारे में बताया जाता है, फिर क्रियाकलाप करके देखना होता है। तो दोस्तों हम इसको आप एकदम कहानी के जरिए समझाएंगे। कैसे पहले उस चीज को समझेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप बताएंगे। तो यहाँ से शुरुआत होती, कह रहे हैं पहेली और बोझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। दोस्तों वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुए पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या है, वस्त्र। वस्त्र के बारे में हम सब समझेंगे, लेकिन इसे शुरुआत कैसे किया जा रहा है। शुरुआत करने का तरीका आप देखिए दोस्तों कि सबसे पहले एक रूपरेखा तैयार किया गया, एक प्रतियोगिता हुई, प्रतियोगिता में कुछ बच्चों ने वहां पे पुरस्कार जीता। पुरस्कार जीतने के बाद उन्होंने सोचा कि हम अपने परिवार के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ कपड़े खरीद के लेकर जाएंगे। अब यहाँ से शुरुआत होगी चैप्टर की, मतलब बच्चों को इस तरीके से सिखाया जाए ताकि वो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सीखें। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती, कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम है। अब देखिए कपड़े जो है दो प्रकार से होते हैं, एक होता है आपका सूती कपड़ा, एक होता है जो कृत्रिम कपड़ा होता है जिसे मशीन में तैयार किया जाता है। तो यहाँ से हम आगे समझते हैं कृत्रिम। उसके पास ऊनी मफलर और शाल भी थे। कह रहे हैं कि अब देखिए कपड़े की बात करें, कपड़े तो एक होता है सूती, एक होता है कृत्रिम जिसे हम संश्लिष्ट के नाम से जानते हैं, और कह रहे ऊनी मफलर और शाल भी थे। अब हम सब समझेंगे जो आपके प्राकृतिक कपड़े, जो सूती कपड़े होते हैं उसके बारे, जो हम सब रेडीमेड कपड़ा लेते हैं, जो कृत्रिम कपड़े होते हैं उसके बाद शाल, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। दुकानदार में बहुत सी रेशमी साड़ियां भी थी। पहले तथा वो जो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। दोस्तों जो बच्चे थे, दोनों बच्चे ने हर कपड़े को टच करके देखा कि कौन सा कपड़ा कैसा है। उसके बाद लास्ट में जो उन्होंने खरीदा, एक
मुफलर खरीदा और एक सूती साड़ी खरीदी। अब देखिए, अब यहीं से शुरुआत होगी किस तरीके से हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे कह रहे हैं, यहाँ कपड़े की दुकान आप देख रहे होंगे। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझों ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर। अब देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे ऐसे हम कहानी की तरह पढ़ रहे हैं, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा। अभी तो हम लास्ट में आपको क्वेश्चन जो सॉल्व कराएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको हम बता देते हैं, जैसे कपड़ों की बात करें, आप कपड़े समझिए, कपड़े किस प्रकार से कैसे बनते हैं। कुछ कपड़े होते हैं सूती होते हैं, कुछ कपड़े आपके कृत्रिम होते हैं, ऊन, मुफलर, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और इस प्रकार से कपड़े बनाए जाते हैं। अब हम इसके टॉपिक पे भी बढ़ेंगे, कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, कैसे नहीं बनाए जाते हैं। आप अभी यहाँ से इसको समझ के नहीं कि आप हम तो ये तो कहानी तो हमको हर चीज हमको पता ही है, ऐसा ना सोचिए। अभी जब क्वेश्चन आपको देंगे तो आप देखेंगे कि कहेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करें कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न, डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके पास अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? आगे क्रियाकलाप करके बताए गए हैं। विविधता आप पे अगर चेक करना है कि कोई कपड़ा अंतर करना हो कैसे करते हैं, आपके क्रियाकलाप हमको पढ़ के बता दे रहे हैं। कह रहे अपने आसपास के किसी दर्जी की दुकान पर भ्रमण कीजिए। आपको हम इसे कहानी के जरिए बताते हैं। आप जब कभी किसी दर्जी के पास जाते हैं, वो कपड़ा अनेक प्रकार से काटा रहता है और छोटे छोटे कतरे वहां पे गिरे रहते हैं। आप उसे जब लेके चेक करेंगे अपने हाथ में, देखेंगे कि कई कपड़े कई प्रकार से होते हैं। उसमें से लास्ट में रेशा निकलता रहता है। कुछ कपड़े सूती होते हैं, कुछ कपड़े कॉटन होते हैं, जल्दी स्लिप नहीं करते हैं, कुछ कपड़े जो है एकदम नायलॉन होते हैं। मतलब अनेक प्रकार से कपड़े होते हैं। आगे कह रहे हैं, एक क्रियाकलाप है, इसे आप पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके। इसमें बताया गया है कैसे किस प्रकार से हमको इसको चेक करना है। हाँ, अब हम सब यहां से समझते हैं। कह रहे कपड़े से कोई धागा या तंतु खींचना। अब देखिए, हम सब समझे थे तंतु से वस्त्र तक, हमारा जो चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। अगर इसे हम यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर दें आपका, और यहाँ से क्रियाकलाप 2 से सूती कपड़े की वह टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 के लेबल लगाया था। इसके एक सिरे से कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला, आगे बढ़ रहे हैं, यदि कोई ढीला तांगा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तांगा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तांगों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तांगे किससे बनते हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या बात करें, ये तांगे किससे बनते हैं। हमने सोचा कि यहाँ आप छोटे से कतरन जब लेंगे, उसमें से थोड़ा सा निकालने का प्रयास करेंगे तो एक छोटा छोटा पतला पतला धागा निकलेगा। इस तरीके से आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे, ऐसे धागा निकलने का प्रयास करता है। अब इससे एक निष्कर्ष निकलता है, जो एक हमारे सामने प्लेन कपड़ा मिलता है, वो कपड़ा बनता कैसे है? वो छोटे छोटे पतले पतले धागों से बना होता है, उन्हीं को मिलाकर एक कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम तंतु कहते हैं। ये जो छोटे छोटे कपड़ों से बना होता है, इसे हम तंतु के नाम से जानते हैं। ये तांगे किससे बनते हैं? अब हम समझेंगे, जो पहले हम तंतु के, सबसे पहले हम सब तंतु को समझेंगे, तंतु कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद वस्त्र। इस तरीके से हम सब समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से जो मेन टॉपिक आपका है तंतु, यहाँ से शुरू होता है तंतु की बात। क्रियाकलाप 3 है, कह रहे किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तांगे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तांगे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इन सिरों पर यह देखते हैं कि तांगा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? वही चीज जो आपको हमने ऊपर बताया था, इस तरीके
एक मिनट दोस्तों, ऊपर जो आपको बताया था कि आप जो तंतु लेंगे, तंतु को अगर आप खुरचेंगे, आप पे तंतु, एक तंतु को ले लीजिए, तंतु को आप ऐसे ही हाथ से खुरचेंगे तो देखेंगे उसमें से पतले पतले और बारीक तरह से रेशे टाइप निकलेंगे। जो तंतु होता है, एक जो धागा होता है उसमें से भी। देखिए यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है कि तांगे के पतले तंतु को विखंडित करना। जब आप छोटे से जो पतला तंतु होता है, तंतु मतलब धागा समझिए, पतला धागा होता है, जब आप उसे खुरचेंगे उसमें से भी छोटे छोटे रेशे निकलते हैं। धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। धागा इस प्रकार से दोस्तों पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। आगे करें। सुई में तांगे को फिरोने डालने का प्रयास करते समय आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तांगे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तांगे को सुई के नोक से गुजरना कठिन हो जाता है। तांगे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे हम तंतु कहते हैं। तंतु किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि जो धागे की पतली पतली लड़ियां होती है, जैसे सुई में अगर आपने कभी डाला होगा धागा, तो आप में डालेंगे तो देखेंगे कभी कभी धागा के जो सिरा होता है वह थोड़ा सा चौड़ा टाइप हो जाता है, उसमें से और भी धागे निकलने लगते हैं, तो जो सुई में डालने में समस्या होती है। वही कह रहे हैं इन्हीं सब से मिलकर तंतु बनते हैं। तंतु कैसे बनता है? छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उन्हीं से बनकर एक धागा बनता है, जिसे हम तंतु कहते हैं। वस्त्र तांगों या धागों से मिलकर बनते हैं। वस्त्र किससे बनते हैं? वस्त्र जो तांगे होते हैं, धागों होते हैं, इनसे मिलकर बनते हैं, तथा तांगे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कह रहे हैं कि जो वस्त्र होता है वो धागों से बना होता है। धागा किससे बना होता है? वो तंतु से बना होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ये तंतु आता कहाँ से है? क्या तंतु हम तैयार करते हैं, तंतु की खेती होती है, या फिर तंतु मिलता कहाँ से है? तंतु से हम धागा जो बनाते हैं वह तंतु आता कहाँ से है? चलिए अब इसी पर हम सब चर्चा करते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किससे कह रहे हैं? जंतुओं से। अब आप कहें कि जो जंतु होते हैं, जंतु से भी हमको जो तंतु रेशा धागा प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों, जो हमको रेशा वो जो धागे मिलते हैं वह कुछ जानवरों से भी, जंतुओं से भी मिलते हैं, जिसमें हम सब जैसे सूते, जूट, रेशमी तथा ऊनी, सबसे ज्यादा ऊनी चीज हमको जंतुओं से मिलते हैं। अगर हम यह भी समझेंगे कौन कौन से चीज जंतुओं से मिलते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो चीज हमको, अब देखिए, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? जो चीज हमको जंतुओं से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर हम सब प्राकृतिक तंतु की बात करें तो प्राकृतिक तंतु में आप जानते रहिए, जो चीज हमको जंतुओं से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु की श्रेणी में रखते हैं। रुई तथा जूट, पटसन। आपने रुई देखे होंगे, रुई से भी, और जो जूट होता है, जूट से भी कपड़े बनाए जाते हैं। पादपों से तैयार होते हैं। पादपों के मतलब वृक्ष। जो रुई होता है दोस्तों, उसका एक पेड़ होता है। रुई जो होता है, रुई, पटसन, इन सब का एक पेड़ होता है, उससे रुई प्राप्त किया जाता है। अगर हम रुई की पेड़ की बात करें तो रुई का पेड़ ज्यादा बड़ा नहीं होता है, जैसे जितनी लंबाई लगभग अमरूद की होती है, अमरूद की लंबाई के समथिंग आपका ये रुई का पेड़ होता है। परंतु यह सब आपके पादपों से, वृक्षों से तैयार किए जाते हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो ऊन होता है दोस्तों, ऊन किससे प्राप्त होता है? ऊन आपका जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ अथवा बकरी की करते तो ऊन से प्राप्त होती है। कह रहे हैं कि जो ऊन होता है, ऊन जो है भेड़ बकरियों के जो ऊपर का खाल होता है, उसमें जो उनके बाल होते हैं, उन्हीं से यह आपके ऊन और रेशम तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पे बकरी आया है दोस्तों। जो बकरी होती है एक, नहीं तो आप कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी बकरी है जिसका साल सबसे महंग बिकता है। ये एनसीईआरटी का आपका टॉपिक है और पेपर 1 के लिए इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप कमेंट में बताइए कि कौन सी
या फिर बकरी का भी नाम बताइए और उस साल का भी नाम बताइए, उस साल का नाम क्या है जिससे वह साल बनती है उस बकरी के बालों से, और जो बहुत ही कॉस्टली साल होती है। कह रहे हैं इसे खरगोश, याक तथा ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। इससे दोस्तों ऐसा नहीं सिर्फ है हम बकरी से और भेड़ से प्राप्त करते हैं, इसे हम खरगोश, याक तथा ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। जो रेशमी कीट, जो रेशम तंतु होता है दोस्तों, रेशमी तंतु किससे प्राप्त किया जाता है? यह एक रेशम का कीट होता है। रेशम का कीट जो होता है व्हाइट व्हाइट कलर का होता है। जो रेशम का पत्ती होता है उसी पत्ती को, उसकी पत्ती को उसमें डाला जाता है, उसमें कीट डाला जाता है, उसी से तैयार किया जाता है। ये एक प्रक्रिया प्रोसेस होता है। इसे हम कोकून से खींचा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग किया जाता है। ऐसा नहीं दोस्तों कि हम सब जो कपड़े बनाने का प्रक्रिया था ये हजारों वर्ष तक हम सब सिर्फ प्राकृतिक का ही प्रयोग करते थे। जैसे प्राकृतिक तंतु आप समझ ही रहे हैं, जो हमको जंतुओं से प्राप्त होता है, इन्हीं सब का हम प्रयोग करते थे। लेकिन जब आदमी थोड़ा विकसित हुआ और वो कृत्रिम कपड़ों का भी प्रयोग करने लगा, तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। करीब 100 साल पहले से ही अब हम सब कृत्रिम कपड़ों का भी प्रयोग करने लगे, जिसका प्रयोग हम सब इन सब जानवरों से नहीं लेते हैं। जिसे उन सब बालों का प्रयोग करके नहीं बनाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जो कृत्रिम तंतु होता है इसे हम संश्लिष्ट तंतु के नाम से जानते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतु के कुछ उदाहरण हैं। अब सबसे जो प्रचलित उदाहरण है वो है आपका पॉलिस्टर है। जो पॉलिस्टर का कपड़ा होता है दोस्तों, यह कृत्रिम कपड़ा होता है और बहुत ही प्रचलित कपड़ा है। सबसे फेमस जो होता है ये कहीं पॉलिस्टर का कपड़ा है। बाकी नायलॉन, एक्रिलिक, संश्लिष्ट तंतु ये सब इसी के आपके कृत्रिम ही कपड़े के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहता है कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। देखिए यहाँ पे पहले के जमाने में जो योद्धा पहनते थे एक लोहे की बनी हुई एक ढाल पहनते थे अपने शरीर के ऊपर, ताकि अगर कोई हमारे शरीर पर प्रहार करे तो सबसे पहले वही जाए, हमारी बॉडी को नुकसान ना हो। वह देखा, इसको भी संग्रहालय में देखा। वह यह भी सोचने लगा क्या यह भी प्राप्त होते हैं जो तंतु से। तो अब हम सब समझते हैं कुछ पादप तंतु। अब हम तंतु समझेंगे जो आपके प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले हम सब रुई को समझते हैं। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? अब देखिए, जो अभी तो डिबरी का प्रचलन नहीं है, लेकिन पहले डिबरी का प्रयोग किया जाता था, लालटेन का प्रयोग किया जाता था, जिसमें हम सब एक बाती लगाते थे। बाती लगा के सब डिबरी का यूज करते थे। वो बाती बनती किस चीज थी? वह रुई से बनती थी। अभी आज भी दोस्तों दिवाली के समय में हम सब रुई का ही प्रयोग करके बाती बनाते हैं, जिससे हम दीप को जलाते हैं। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? लाते हैं तो रुई लाते हैं। रुई का उपयोग गद्दों, रजाई अथवा तकियों में भी किया जाता है। जो रुई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उसका प्रयोग हम सब तकियों में करते हैं, रजाई में करते हैं, गद्दों में करते हैं। कुछ रुई लीजिए, इसे खींच कर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं ये कपास तंतु से बनी है दोस्तों। आप रुई लीजिए, रुई को लेकर आप इसे नीचेंगे तो उसमें छोटे छोटे तंतु आपको दिखाई देंगे। वही कह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे तंतु है, पतली पतली लड़ियां हैं, ये किससे बनी है? ये कपास के तंतुओं से बनती हैं। किससे बनती है दोस्तों? ये कपास, जो रुई मिलता है ये कपास के तंतुओं से बनता है। रुई कहाँ से आती है? अब हम समझते हैं जो रुई है यह आती कहाँ से है। इसे खेत में उगाया जाता है। जो रुई है इसे खेत में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं? अब हम समझेंगे जो कपास के पौधे होते हैं यह लगभग कहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं? जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। यहाँ से यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि रुई के पौधे के लिए कैसी मृदा की जरूरत है। आप जानते रहिए, रुई के उपज के लिए हमको मृदा जो है काली मृदा तथा जलवायु उष्ण होनी चाहिए।
क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाता है तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसे कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत के कपास प्रफुल्ल रोमों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिमने से ढक लिया हो। कह रहे हैं कि जो कपास होता है, कपास एक नींबू के आकार का होता है। अगर इसकी हम सब बात करें तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह कपास है। कह रहे हैं कि आप ये देखेंगे कि जो कपास का खेत होता है या नींबू का आकार का होता है, जब ये पक जाता है तो ये खुल जाए, इसका जो मुंह होता है ऑटोमेटिक खुल जाता है। इसके अंदर वही रुई भरी होती है, इससे जो है चुना जाता है, रुई को एकत्रित कर लिया जाता है। यानी जब ये तैयार होता है ऐसे लगता है पूरे खेत में ही व्हाइट व्हाइट कलर दिखता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगेगा जैसे बर्फ गिर रही है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यह कपास पादप के खेत हैं। आगे कह रहे हैं साधारणतः इन कपास वालों से कपास का हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किससे? हाथों द्वारा इसे उसमें से निकाला जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों का कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। दोस्तों उसमें बीज होते हैं छोटे छोटे, बहुत ही मजबूत बीज होते हैं। जो रुई होता है उसमें जो रुई के अंदर ही उसके बीज होते हैं और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं दोस्तों, बहुत ही मजबूत वह बीज होते हैं। कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। किसके द्वारा? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हम कपास से रुई और बीजों को अलग करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? कंकतन के पृथक के द्वारा हम इसे अलग करते हैं। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कपास ओटना कहा जाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। यानी पहले के जमाने में कपास को कैसे ओटा जाता था? इसे हम हाथों से ओटा जाता था, लेकिन आज के समय में कपास ओटने के लिए बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। अब हम सब मशीन के भी द्वारा कपास को ओटते हैं। अब हम सब आगे समझते हैं पटसन, जिसे हम जूट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये कपास का पौधा भी, जूट का पौधा भी है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। अब तने का मतलब ये जो तना है दोस्तों, इसी से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप को तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया दोस्तों आपको हम बताते हैं, आप हो सकता है आपने ना देखा हो, लेकिन पहले के जमाने में यह बहुत ही प्रचलित था। बहुत ही लोग, लगभग सभी गांव में यह देखने को मिलता था। आगे क्या है इसको हम बता दें, फिर इसकी विशेषता बताते हैं। वस्तु बनाने से पहले इस सभी धागों में परिवर्तित कर लिया जाता था। ऐसा कैसे किया जाता है? देखिए ये जूट का पौधा है। जूट का पौधा जब तैयार हो लग जाता है उसे काट लिया जाता है। काटने के बाद जो इसकी पत्ती होती है, पत्ती को छील लिया जाता है। पत्ती को हटाने के बाद इसके गट्ठर बना लिया जाता है। गट्ठर बनाने के बाद इसे जो तालाब होते थे, तालाब वालाब में ले जाके इसे वहां पे कुछ दिन के लिए उसमें डाल दिया जाता था। हफ्ता 10 दिन 15 दिन उसमें से वो सड़ जाता था। सड़ने का मतलब कि उसकी जो डंठल होती थी, वह उसके जो ऊपर रेशा होता था वो खुल जाता था और डंठल जो है इसकी मुलायम हो जाती थी। तो उसे निकाल कर घर से लाकर उसके जो ये डंठल, ये जो इसकी डंडी थी, इसके ऊपर से जो हमारा जूट था वही ऊपर इसी जूट ही लगा रहता था। जूट को हटा लिया जाता था। हटाने के बाद अब उसे हम तंतु को बनाते थे। तंतु कैसे बनता था? उसे नीच कर अलग करते थे, फिर पतला पतला धागा बनाकर हम एक रस्सी या भी धागा जो भी हमको बनाना होता था बनाते थे। तो यह जो प्रमुख रूप से है, इसका प्रयोग तो बहुत जगह होता था, लेकिन जो आपके राज्य में, अगर आपके राज्य में पूछे किस जगह पर प्रयोग किया जाता है, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप मारिएगा
पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में यह प्रमुख रूप से उगाया जाता है, लेकिन यह देखने को आपको पहले हर जगह मिलता था। तो हम सब आगे बढ़ते हैं। यहाँ करेंगे रुई से तागा बनाना। दोस्तों आप चित्र में देख रहे होंगे किस प्रकार से रुई से तागा बनाया गया है। सूती तागों की कताई, आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जो तागा है, सूती तागा है दोस्तों, आप खुद ही रुई की लीजिए, अब दोनों हाथ से रगड़ेंगे तो वह छोटा छोटा उसमें वो रस्सी टाइप बनेगा, धागा एक तैयार हो जाता है। क्रियाकलाप करें, क्रियाकलाप आप करके देख सकते हैं, नहीं तो आप आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, लेकिन आप करने का प्रयास करिए। एक हाथ में देखिए जो क्वेश्चन बनेंगे वह जो पॉइंट है उसी से क्वेश्चन बनते हैं। क्रियाकलाप होता है कि आप खुद से करने का प्रयास करिए। जो बच्चे होते हैं, क्योंकि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी होती है, और जो गवर्नमेंट है, जो एनसीएफ है, यह एनसीएफ सबसे ज्यादा जोर देता है बच्चे करके सीखें। रटंत विद्या नहीं काम देगी, बच्चे करें, प्रैक्टिस करें, तब वह सीखें। तो इसलिए उन्हें क्रियाकलाप के द्वारा सिखाया जाता है। तो इसे मैं आपको पढ़ के सुना देते हैं जल्दी से। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सके? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेशों से जो बनाने की प्रक्रिया है, तागा बनाने की प्रक्रिया से कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा कहने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। जो कताई के लिए दोस्तों हम सब प्रयोग करते हैं, इसे तकुआ के नाम से। कताई के लिए एक सरल युक्ति का हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है। जो हम सब कताई के लिए प्रयोग करते हैं, हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम तकली कहते हैं। अब तकली की अगर हम सब बात करें दोस्तों, इसे हम काटने का जो तरीका होता था, एक आपको हम चित्र के जरिए बताने का प्रयास करते हैं। ऐसे होता था, इसी में हम दोस्तों यहाँ पे ऐसे लगे रहते, इसमें हम सब धागा लपेट के इसे नचाते थे। इस प्रकार से हम सब धागा बनाने के प्रयास करते थे। इसी प्रकार से यहाँ पे ऐसे होता था, इसमें से हम धागा लपेट के ऊपर ले जाते थे, फिर इसे नचा के इसमें जो धागा तैयार हो जाता था, इसमें हम सब लपेट देते थे। इस प्रकार इसे हम तकली कहते थे। आगे कह रहे हैं, हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाले एक अन्य चरखा, जिसे हम चरखा के अन्य युक्त चरखा के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन की एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों के हाथ कते धागों से बने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा एक मिनट यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है, हाँ, ब्रिटेन के मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी का प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो चरखा होता है, चरखा की हम सब बात करें तो चरखा में इस तरीके से एक बना होता है, ऐसे इसे काटा जाता था। लेकिन जो तकली होता था, तकली को इस प्रकार से बने होते थे। अब हम सब 1956 में क्या हुआ था उसको समझते हैं। 1956 में संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी और ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं दोस्तों। जो आपका खादी ग्राम उद्योग है दोस्तों, इसका गठन, इसका निर्माण कब हुआ था? 1956 में हुआ था। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले धागों को काटा जाता था, काटने के बाद दोस्तों उसका प्रयोग वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो जूट होता था दोस्तों, अब जूट से सिर्फ हम कपड़े ही नहीं बनाते थे जूट से हम सब रस्सी बनाते थे। जो खटिया होता है उसको बिना भी जाता था, किससे? जूट से बिना जाता था। तो आप इससे समझिए कि जूट का प्रयोग सिर्फ कपड़े नहीं, उन सबका और भी चीजों में प्रयोग किया जाता था। अब तांगे से वस्त्र को समझते हैं। तांगे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां थी दोस्तों। कौन कौन सी? बुनाई तथा बधाई विधि। जो हम सब तांगों से वस्त्र बनाते थे, तांगों से कपड़ों को बनाते थे। अब तो मशीन से बन जाता है दोस्तों, लेकिन पहले जो बनाया जाता था वह दो विधि थी। पहले बुनाई के जरिए बिनकर, और बधाई के जरिए। अब बुनाई को समझते हैं क्रियाकलाप के जरिए। करें क्रियाकलाप 2 में आपने ये ध्यान दिया होगा कि वस्त्र
तांगों को दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता था से मिलकर बनते हैं। तांगों के दो सेटों के आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं दोस्तों। बुनाई किसे कहेंगे? ये तांगों के दो व्यवस्थित करके वस्त्र को बनाया, मतलब तांगों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित कर कर जब हम बनाते हैं इसी ही वस्त्र कहते हैं, बुनाई कहते हैं। बुनाई की बात की जैसे हम जब जैसे हमारे पास दो धागा है, धागा दो अलग अलग है, अब जिसे हम इसे एक कर देंगे, इसका जो चौड़ाई है ये बढ़ता जाएगा, फिर इसमें 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, इस प्रकार से हमारा एक कपड़ा तैयार होता है। इसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियां को बुनने का प्रयास करें। तो कागज की पट्टियां आप इसे लेकर समझ प्रयोग कर सकते हैं कि कागज से हम कैसे, फिर धागा सिंपल से दोस्तों आप समझ रहे होंगे। जब हम एक धागे के पीछे इस तरीके से जोड़ते जाएंगे, एक हमारे पास कपड़ा तैयार हो जाता है। यहाँ पे वही कागज की पट्टी आप देखेंगे किस प्रकार से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब हम समझते हैं। कह रहे हैं कि इसी ढंग से तांगों को दो सेटों से बुनकर वस्त्र बुने जाते थे। तांगों वस्त्र में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युतीय प्रचलित होते हैं। जो दोस्तों करघे होते हैं, अभी तो करघे आपको कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन करधा जो होता है, करधे के जोड़ी दोस्तों, कुछ तो करधे हाथ से चलते थे, कुछ करधे जो है मशीन से चलते थे, जिसके जरिए हम सब वस्त्र को बनाते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, इस प्रकार से वस्त्र को बनाया जाता था। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई, क्या क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई नीटिंग में किसी एकल तांगे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तांगे को खींच कर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य अन्य एक मिनट, हाँ, उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की चीजों को हम प्रयोग करके देख सकते हैं। अब ऐसे समझ सकते हैं। गांव में पहले दोस्तों स्वेटर बिना जाता था हाथ से, अब भी बिना जाता है लेकिन बहुत कम हो गया। हाथ से स्वेटर को, उसमें कोई डिजाइन डालना हो, नाम लिखना हो, बहुत सारी चीजें डिजाइन हाथ से कर दिया जाता था। दो धागे आपस में जोड़ के एक स्वेटर पूरा तैयार कर दिया जाता था। वही बता रहे हैं कि इस प्रकार से हम कोई भी चीज बुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए दिया भी गया है स्वेटर की बुनाई, किस प्रकार से स्वेटर को बुना जा रहा है। दो इसमें कारे लिया गया है, उसी से बुनने का प्रयास किया जा रहा है। बस में ऐसे बनाए। देखिए जिस प्रकार से हम स्वेटर की बुनते हैं, चाहे तो इस प्रकार से हम कपड़े को बना सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ऊन से हम इतना बड़ा बना देते हैं कपड़े से, लेकिन कपड़े से बनाने में समय लगेगा क्योंकि पतले होते हैं दोस्तों, ऊन आपका मोटा होता है। बस तो ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्र से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में भी होता है। अब एक डाउट है इस बच्चे का, इसको समझते हैं। पहले यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल एवं तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं को सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग किया जाता है? कह रहे हैं कि आप बताइए, क्या जो नारियल होता है उससे भी हम सब कपड़ा बना सकते हैं या फिर और कुछ चीज बना सकते हैं? जो नारियल का ऊपर का छिलका होता है दोस्तों, इससे बहुत चीज बनता है। अगर आपको मैं उदाहरण बताएं तो उदाहरण के जरिए आप समझ सकते हैं। जो रस्सी होता है, जूट की रस्सी बोलते हैं, कि आप जब कभी घर का लेंटर होता है तो लेंटर में जो बांस होता है उसको बांधने के लिए जो रस्सी का प्रयोग किया जाता है वह यही रस्सी का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम जूट की रस्सी के नाम से जानते हैं। यह नारियल के ही जो ऊपरी परत होता है उसी से बनाए जाते हैं। आगे हम समझते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? प्राचीन के काल की बात करें वस्त्रों के विषय में,
पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। यानी कि जो प्राचीन काल में दोस्तों ये प्रमाण मिलते हैं कि जो वृक्ष की छाल होती थी उससे अपने शरीर को ढकते थे, जो जंतुओं की खाल होती थी उससे शरीर को अपने ढकते थे, क्योंकि उतना समय वह जानकार नहीं थे, उतना परिपक्व नहीं थे कि वह कपड़े को पहन सके। लेकिन जब धीरे धीरे वह जानकार हुए तो वह कपड़े की तरफ बढ़े। कृषि समुदाय से बचना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियां तथा घास से को बुनकर चटाई तथा डलियां टोकरी बनाना सीखे। लताओं, जंतुओं के ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाए, उनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। दोस्तों इस प्रकार से जब प्राचीन काल में जब कृषि की तरफ आदमी बढ़ा, वहां पे उसे डलिया बनाने का प्रयास किया, अपना छोटी छोटी जो है टोकरी बनाने का प्रयास किया, इन सब इसी से बनाने का प्रयास किया था। अब यहाँ पे समझते हैं तैयार किए थे। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र, देखिए एक फ्लेक्स के नाम से भी जिस प्रकार से हमने रुई की बात किया उसी प्रकार से एक फ्लेक्स भी है जो कि प्राकृतिक तंतु है उनसे प्राप्त है। यह भी एक तंतु है जिसे हम प्राकृतिक में प्राप्त करते थे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। प्राचीन मिस्र है, प्राचीन मिस्र में वस्त्रों के बनाने के लिए रुई अथवा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती थी। इसकी जो कृषि होती दोस्तों, रुई तथा फ्लेक्स की कृषि, यह आपकी नील नदी के निकटवर्ती इससे उगाया जाता था। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर को विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई का आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्र को सिलाई करके पहनने कपड़े तैयार किए। इन आविष्कारों के पश्चात सिले कपड़े में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। देखिए दोस्तों, जब पहले सिलना नहीं आता था तो आपस में लपेट के पहनते थे। जब सिलना सुई का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे कपड़े को सिलना समझ लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आदमी का विकास होता गया। आज आदमी दोस्तों बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया जो कि हर प्रकार से कपड़े बना रहा है। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़े बहुत सी विभिन्नताएं आ गईं, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक की बात नहीं है कि आज भी साड़ियां, धोतियां, लुंगियां तथा पगड़ियां का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। कह रहे दोस्तों कि अभी भी आज भी ऐसी बहुत सारी चीज हैं जिसे हम बिना सिले उपयोग करते हैं। जैसे जो साड़ी होती है, साड़ी को आप कहीं सिलते हैं? नहीं सिलते हैं। सिलने का मतलब होता है जिसे दो चीज को आपस में जोड़ देना। जैसे धोती हो गई, लुंगियां हो गए, पगड़ी हो गए, यह सब दोस्तों एक सिंगल ही कपड़ा होता है, इसका हम सब उपयोग करते हैं बिना सिले। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों को पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कह रहे हैं जिस प्रकार से दोस्तों भोजन में विविधता पाई जाती है कि कहीं के लोग राजमा खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, तो कहीं के लोग मछली भात खाते हैं, तो कहीं के लोग सादा भोजन करते हैं। तो इस प्रकार जब विविधता देखने को मिलती है उसी प्रकार से वस्त्र में भी देखने को विविधता मिलती है। जैसे आप राजस्थान में चले जाएंगे, राजस्थान में आपको पगड़ी मिलेगा, जितने भी आदमी दिखेंगे आपको सब पगड़ी बांधे रहेंगे। और यही कहीं आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो वहां पे लुंगी का प्रचलन है, लुंगी पहने रहते हैं। तो हर प्रकार से अलग अलग जो है संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा है। यहाँ करें कपास गोलक, कपास को ओटना, रेशे कताई करना, तागे से दोस्तों बुनाई बधाई के जरिए हम सब क्या तैयार करते हैं? वस्त्र को तैयार करते हैं। यह वस्त्र को तैयार करने की प्रक्रिया है, इस तरीके से वस्त्र को तैयार किया जाता है। हम कुछ प्रमुख शब्द पे बढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। इस आज के चैप्टर में हमने रुई की बात किया, वस्त्र की बात किया, तंत्र की बात किया, कताई की बात किया, बुनाई की बात किया, तांगा की बात किया। इन सब टॉपिक को समझे। इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके सारांश हम समझते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
इन्हें वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। कह रहे हैं कि जो वस्त्र सामग्री होती है वस्त्रों में विविधता देखने को मिलती है, जैसे हम सब सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर में। वस्त्र तागों से बनते हैं और जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। जो वस्त्र होते हैं ये तागों से बनते हैं। तागों किससे बनते हैं? तागों आपके तंतुओं से बनते हैं। तंतुआ तो प्राकृतिक होते हैं या तो संश्लिष्ट। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। अगर हम सब रेशम, ऊन, जूट की बात करें तो ये आपके प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आते हैं, जबकि अगर हम सब संश्लिष्ट तंतुओं की बात करें तो इसमें आपके नायलॉन आते हैं, पॉलिएस्टर आते हैं। यह सब आपके संश्लिष्ट कृत्रिम तंतु के अंतर्गत आते हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। रुई हमको कहाँ से मिलता है दोस्तों? रुई और जूट आपका पादप से। पादप मतलब क्या होता है? पादप मतलब आपके पौधों से तैयार किया जाता है रुई जूट। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार की जाती है, जिन्हें हम वस्त्र, जिससे हमको वस्त्र मिलता है। जो दो प्रकार की होती है, कौन होती है? अभी हमने आपको ऊपर यहाँ पे बताया ना, जस्ट यहाँ पे बुनाई और बधाई की जा रहा है। ये हमको वस्त्र किस प्रकार से बुनाई की, तागों की बुनाई दो प्रकार से होती है जिससे हमको वस्त्र को मिलते हैं। आइए हम सब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत होती है। क्वेश्चन देखिए वही टॉपिक से आपके बने हैं, तंत से वस्त्र तक जो आपका चैप्टर है। करें तांगा धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों आपको गलत बताना है, जो ऑप्शन गलत है। अब देखिए आपको क्वेश्चन जब आप क्लास को कर रहे थे आपको लग रहा था क्लास बहुत इजी है, तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। पहले करें रुई और जूट जैसे तंतु पादप से प्राप्त किए जाते हैं। क्या ये सही है दोस्तों? रुई और जूट को हम पादप से प्राप्त करते हैं। आप कहेंगे हाँ ये चीज सही है दोस्तों, जो हम तंतु को प्राप्त करते हैं, रुई और जूट को प्राप्त करते हैं, ये पौधों से प्राप्त करते हैं, पादप से करते हैं। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, यह भी आपका सही है। अब देखिए एक मिनट, जूट की बात करें, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। क्या यह सही है दोस्तों? जूट का बाहरी नारियल, जो जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, यह नहीं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो नारियल का बाहरी आवरण होता है उससे पूछा गया था ना इससे क्या बन सकते हैं, लेकिन जूट जो है यह नारियल का नहीं होता। जूट का एक पेड़ होता है जिससे हम पानी में डुबो कर रखते हैं, जब वो सड़ जाता है उसे निकाल कर उससे हम जूट को तैयार करते हैं। यह गलत है, गलत ही पूछा गया तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन हम अगले भी ऑप्शन पढ़ते हैं। रेशम तंतु, रेशम कीट को कोकून से खींचा जाता है, यह भी सही है दोस्तों, उसे हम रेशम के कोकून से खींचते हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, यह भी सही है। ऊन और तथा रेशम हम रेशम के रेशम जो ऊन तथा रेशम को हम किससे प्राप्त करते हैं? जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जो कि एक रेशम का कीड़ा होता है उससे मिलता है। और ऊन को हमको भेड़ बकरियों के बालों से मिलता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है फ्लेक्स, सेकंड है पॉलिएस्टर, थर्ड है नायलॉन, फोर्थ है एक्रिलिक, लास्ट है नारियल। इसमें से कह रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? संश्लिष्ट मतलब आपको बताए थे, संश्लिष्ट मतलब क्या होता है? संश्लिष्ट का मतलब था कृत्रिम। अगर हम सब कृत्रिम की बात करें तो इसमें कृत्रिम का कौन कौन सा उदाहरण है? जैसे अगर हम सब बात करें तो इसमें फ्लेक्स, फ्लेक्स दोस्तों आपको हमने बताया था ना, फ्लेक्स जो होता है यह फ्लेक्स और रुई का प्राचीन समय में इसका यूज किया जाता था। तो फ्लेक्स तो आपका प्राकृतिक नहीं, यह कृत्रिम नहीं, यह प्राकृतिक है, यह नहीं होगा। अब देखिए एक जवाब हमको मिल गया, ऑप्शन फर्स्ट जिसमें जिसमें होगा, क्योंकि इसमें कृत्रिम पूछा है, वह ऑप्शन आपका गलत होगा। देखिए केवल एक, जैसे इसमें देखिए एक है, इसमें देखिए दो है, इसमें भी इसी में भी। अब आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि फ्लेक्स क्या था? फ्लेक्स आपका था प्राकृतिक था, हमको कृत्रिम बताना है। तो ऑप्शन आपके पास दो बच गए हैं, बी बच गए और डी बच गए। इस प्रकार से आप छांटने का भी प्रयास किया करिए। अब पॉलिएस्टर आप जानते हैं, पॉलिएस्टर आपका कृत्रिम है। नायलॉन दोस्तों, नायलॉन की अगर हम सब बात करें तो नायलॉन भी आपका क्या होता है? नायलॉन भी आपका कृत्रिम है। एक्रिलिक, अगर हम सब एक्रिलिक की बात करें, एक्रिलिक आपका भी क्या होता है? नायलॉन होता, वो कृत्रिम होता है। लेकिन रेशम दोस्तों ये आपका प्राकृतिक होता है। ऑप्शन आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ इज राइट आंसर। ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में पटसन जूट की खेती
प्रमुख रूप से की जाती है। आपको हमने बताया था जूट की खेती जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है उसके हिसाब से बताना है, आपको अपने हिसाब से नहीं बताइए कि अपने हिसाब से बता दें हमारे भी यहाँ से जूट होता है तो हम अपने यहाँ क्यों ना कहें। दोस्तों आपको अपने हिसाब से नहीं बताना है, आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बताना है। पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, असम, आपको पता होगा हमने पश्चिम बंगाल बताया था, बिहार बताया था, असम बताया था। यह तीनों जगह पे दोस्तों आपकी जूट की खेती देखने को मिलती है। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा 1, 3 और 4। 1, 3, 4 किसमें है? 1, 3, 4 आपका सी में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। दोस्तों जो पटसन होता है, जूट होता है, इसे पुष्पन अवस्था में काटा जाता है। क्या यह सही है दोस्तों? आप कहेंगे हाँ। यह चीज दोस्तों जब जूट में पुष्प आने लगता है, पुष्प आने वाला होता है तभी काटा जाता है। यह अवस्था आपका सही है। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं, यह भी तो सही है दोस्तों। आपको बताया था ना पटसन मतलब क्या है?